नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रोफेसर सरोज व्यास आज आपके साथ उपस्थित हुई हूँ हिंदी भाषा शिक्षण पर विचार विमर्श करने के लिए। इससे पूर्व के जो हमारी व्याख्यान श्रृंखलाएं हैं उसमें हमने हिंदी भाषा क्या है, भाषा के कौन कौन सी विधाएं हैं, साहित्य और भाषा में क्या अंतर है, गद्य और पद्य और व्याकरण क्या है, संधि क्या है, विभिन्न विषयों पर विभिन्न बिंदुओं पर हमने महत्वपूर्ण चर्चा करी। आज का जो हमारा ये चर्चा का सत्र है इसमें हम कविता शिक्षण एवं पाठ्य योजना, कविता शिक्षण का महत्व, कविता शिक्षण के उद्देश्य, कविता के सौंदर्य तत्वों का बोध, कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विविध आयाम, काव्य शिक्षण की विधियां और काव्य शिक्षण के विविध चरणों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। यदि संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँ तो आज का जो हमारा ये व्याख्यान है ये कविता शिक्षण या काव्य शिक्षण पर आधारित है। हिंदी भाषा में कविता शिक्षण एवं पाठ्य योजना क्या है? कविता का जन्म मनुष्य के हृदय से हुआ है। काव्यगत सौंदर्य की अनुभूति के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है। विद्यार्थियों में स्वर, लय, ताल, आरोह, अवरोह एवं गति के साथ भाषा अनुसार एवं भाव अनुसार काव्य पाठ को कविता शिक्षण में विकसित किया जाता है। श्रवण, वाचन, लेखन, पठन और कौशल के साथ कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास काव्य शिक्षण में किया जाता है। काव्य शिक्षण की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ हमारे शिक्षाविद हुए हैं, भाषाविज्ञ हुए हैं, उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हैं, उन पर भी हम यहाँ विचार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कवि विश्वनाथ ने जो काव्य शिक्षण के लिए परिभाषा दी है उस पे। वाक्य रसात्मक काव्यम। कवि विश्वनाथ ने कहा है कि रस से परिपूर्ण वाक्य ही काव्य है। रस यानी जिस काव्य को, जिस कविता को पढ़ करके या जिस साहित्य को पढ़ करके मन आनंदित होता है, रसास्वादन होता है, यानी आनंद आता है, अनुभूति होती है, आप भाव विभोर हो जाते हैं और आपको बहुत संतोष मिलता है, ऐसा जो काव्य है वो कविता है। यानी वाक्य रसात्मक काव्यम, रस से परिपूर्ण वाक्य ही काव्य है। जगन्नाथ महोदय ने कहा है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम, यानी काव्य की उपस्थिति से रमणीयता का प्रतिपादन होता है तो वो काव्य कहलाता है। कैसा रमणीयता? यानी जहां हम आनंद विभोर हो जाते हैं, हम अंदर से प्रसन्न हो जाते हैं। रमणीय यानी उसमें पूरी तरह रस बस जाते हैं, वो काव्य है, ऐसा जगन्नाथ महोदय ने कहा है। आनंदवर्धन काव्यस्य आत्मकता ध्वनि, यानी काव्य की आत्मा ध्वनि है, ध्वनि जो निकलती है या ध्वनि से काव्य को परिभाषित किया गया है। हडसन कहते हैं कविता कल्पना और मनोवेगों के माध्यम से जीवन की व्याख्या है। क्या है? कविता कल्पना और मनोविज्ञान, यानी कविता में कल्पना होती है, कल्पना और मन के जो आवेग है उनके माध्यम से जीवन की व्याख्या है। चाहे फिर वो वीर रस की कविताएं हो, रौद्र रस की कविताएं हो, करुण रस की कविताएं हो, या फिर वो प्रेम की कविताएं हो, हास्य की कविताएं हो, देशभक्ति की कविताएं हो, शौर्य की कविताएं हो, कोई भी हो, कल्पना होती है और कल्पना के साथ मनोवेगों के माध्यम से उसकी व्याख्या होती है। हमने बात करी कि जगन्नाथ महोदय ने क्या कहा है, हडसन ने क्या कहा है, आनंदवर्धन ने क्या कहा है, और बाकी जो हमारे काव्य शास्त्री हुए इन्होंने क्या कहा है। परिभाषाओं के माध्यम से ये कहना उचित होगा कि कविता मानव मन की भावनाओं की चित्रात्मक अभिव्यक्ति है। मानव के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, भावनाएं आती हैं, विचार आती है, उनकी चित्रात्मक अभिव्यक्ति है। मान लीजिए कि मैंने दो पंक्तियां बोली यहाँ पे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो ऐसे एक चित्र आंखों के सामने, एक मस्तिष्क में एक चित्र आ जाता है कि हम रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहे हैं। या फिर हम और एक कविता रही है जो महाराणा प्रताप पर थी जिस पे हम बात करें, तो उसके जब हम बात करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह की जो
कविताएं हैं वो एक चित्र मन मस्तिष्क में एक कल्पना और एक चित्र उपस्थित कर देते हैं। ये इतनी मनमोहक होती है कि श्रोता मंत्र मुग्ध होकर कल्पना लोक में विचरण करने लगते हैं। किसी भी समाज, देश, युग में मानवता की विचारधारा को बदलने का सामर्थ्य कविता में है। यानी कल्पना ऐसी है कि जब हम उस कविता ऐसी है कि हम उसको जब सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और कल्पना करने लगते हैं जैसे कि हमारे सामने ऐसा हो रहा है। किसी भी समाज, देश और युग में मानवता की विचारधारा को बदलने का कार्य भी है। आपने देखा होगा कि विभिन्न समस्याएं जब होती है तो नुक्कड़ नाटक होते हैं और वो नाटकों में भी एक काव्य के द्वारा जो संदेश है उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो ये कविताओं का निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। कविता शिक्षण के दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष कौन कौन से होते हैं? एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। कविता शिक्षण में एक भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष का मतलब है कि कविता में भाव है, यानी किसी भी चीज को लेकर के आपके भाव है, आत्मा जो आपकी है वो भाव पक्ष का संबंध काव्य की आत्मा से होता है और कला पक्ष का संबंध उसके शरीर से होता है। कला का मतलब आपने शब्दों का चयन कैसे किया, आपने शब्दों का क्रम किस प्रकार से व्यवस्थित किया, आपने कहाँ छंदों का उपयोग करा, कहाँ आपने प्रत्यय लगाए, कहाँ आपने उपसर्ग लगाया, कहाँ आपने संधि वाले हैं, कहाँ पे आपने छंद और वो सारे लगा करके किस तरह से रागात्मक तरीके से। तो जो कला पक्ष का संबंध है वो शरीर की मतलब वो जो शब्द है वो पंक्तियां हैं, वो वाक्य हैं, वो लिखा गया है, वो उस कला पक्ष है। कितनी सुंदरता के साथ उसको वो उसका शरीर है देखा जा सकता है उसको। भाव पक्ष का मतलब है आत्मा से, यानी भावना। हम जैसे मेरी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जो मैंने कारगिल के शहीद पर लिखा था और जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो मैंने लिखा था और मेरी जो कुछ पंक्तियां थी वो बीच की पंक्तियां मैं आपके सामने यहाँ आपके साथ चर्चा में उनको ला रही हूँ। जैसे मैंने उसमें लिखा था, कदम बढ़े मदहोश हुआ, कदम बढ़े मदहोश हुआ, जब नैन लड़े मृगनैनी से, मातृभूमि चित्कार उठी, तुम आन बचाओ जल्दी से। ये जो मैंने दो पंक्तियां आपके सामने बोली, कदम बढ़े मदहोश हुए, जब नैन लड़े मृगनैनी से, और मातृभूमि चित्कार उठी, तुम आन बचाओ जल्दी से। जब एक शहीद एक जो सैनिक था, उस सैनिक वो छुट्टी लेकर के अपने घर आया हुआ था, उसकी शादी हुई और शादी की रात ही जैसे ही प्रथम मिलन की वेला आई और उसी समय वो मन के भाव थे कि कदम बढ़े मदहोश हुआ, जब नैन लड़े मृगनैनी से, यानी अपनी प्रियतमा को, अपनी पत्नी को देख करके उससे मिलने को आतुर, यानी बहुत ही आनंदित वो महसूस कर रहा था। लेकिन उसी समय क्या हुआ, दूसरी तरफ मातृभूमि चित्कार उठी, तुम आन बचाओ जल्दी से। ये काव्य की आत्मा है जहाँ भाव पक्ष है। तो इस प्रकार से विद्वानों की परिभाषाओं और विचारों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि कविता में क्या क्या सम्मिलित है। इसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कविता में कल्पना का मिश्रण समाहित होता है। कविता यानी कोई भी कविता होती है वो सत्य पर तो आधारित होती ही है, लेकिन सत्य के साथ साथ कल्पना होती है। जैसे अभी मैंने आपको एक पंक्ति सुनाई, अभी मैंने अपनी ही एक आपको पंक्ति सुनाई, या मान लीजिए कि मैं एक और पंक्ति आपको सुना देती हूँ जिसमें कल्पना की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि यद्यपि मैं जानती हूँ कि मैं द्रोणाचार्य जैसी नहीं, किंतु तुम अर्जुन बनो ये संभव में नहीं। यानी ये कल्पना है, इसमें कल्पना का मिश्रण है कि मुझे पता है मैं द्रोणाचार्य नहीं। जब हम गुरु की बात करते हैं, गुरुकुल की बात करते हैं, तो गुरु द्रोणाचार्य को हम एक आदर्श और एक प्रतीक के रूप में उनको लेते हैं। लेकिन तुम सुबह अर्जुन बनो ये असंभव, तो यहाँ ये कल्पना है। कविता में जीवन का समन्वय समाहित है। जीवन का समन्वय समाहित है, यानी जीवन से जुड़ी हुई है। इसी कविता, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि यद्यपि मैं जानती हूँ कि मैं द्रोणाचार्य जैसी नहीं, किंतु तुम अर्जुन बनो ये असंभव भी तो नहीं। तभी तो आरुणि की भांति मेढ़ बनकर अपना सर्वस्व लुटाने को अर्पण।
रहते हो, यानी यहाँ समन्वय है, जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाता है कविता में। कविता मानवीय हृदय की प्रबल अनुभूति है। अभी जो मैंने आपसे कविता कही, इससे पहले मैंने आपको कविता कही, या कविता में लिखा गया है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यानी झांसी की रानी को वो ऐसे लड़ी कि उनको महिला होते हुए भी और क्या किया गया, पुरुष से उनकी तुलना की गई, मर्दों की जैसे। यानी कहा जाता है कि मर्द ही युद्ध क्षेत्र में जाते थे या मर्द ही अच्छे योद्धा होते हैं, तो उनकी तुलना मर्द से करी गई। तो ये मानवीय हृदय की प्रबल अनुभूति है। कविता में लय, ताल एवं संगीत की प्रधानता होती है। देखिए, कोई हम शब्द यदि कहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, या आप कहाँ कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, ये क्या है, यहाँ लय नहीं है, सीधा वाक्य है। लेकिन कविता जो होती है, कविता में लय होता है, ताल होता है, संगीत होता है। जैसे चलते चलते पूछा मुझसे, चलते चलते पूछा मुझसे, मेरे पाँव के छालों ने मंजिल कितनी दूर बसा ली दिल में रहने वालों ने। अब यहाँ क्या है, लय है, ताल है, संगीत है। कविता सरल होती है, सहज होती है, कर्णप्रिय होती है, मन को लुभाने वाली होती है, जोश और जुनून, वीरता, उत्साह और ऊर्जा का संचार करने वाली और मन को हर्षित करने वाली होती है। तो ये कविता के कुछ इस तरह के, जब हमने कहा कि कविता के दो पक्ष हैं, पहला पक्ष है भाव पक्ष जो कविता की आत्मा है, दूसरा पक्ष है कला पक्ष जो कविता का शरीर है, और उससे ये कुछ चीजें बाहर निकल के आए। आगे बढ़ते हैं इसी चर्चा में, और हम बात करेंगे कविता शिक्षण के महत्व की। भाव एवं विचार प्रकाशन, सबसे पहले कविता शिक्षण का जो महत्व है वो है भाव एवं विचार प्रकाशन। कविता में भावों का और विचारों का प्रकाशन होता है, प्रगटीकरण होता है, प्रकाशित किए जाते हैं। दूसरा है भाव एवं विचार ग्रहण, फिर भावों को और विचारों को ग्रहण किया जाता है। जैसे अभी देखिए, मैं अब आपके साथ में काव्य शिक्षण पे चर्चा कर रही हूँ, तो मैं अपने विचार और भावों का प्रकाशन कर रही हूँ, प्रकट कर रही हूँ, उनको प्रकाशित कर रही हूँ। आप क्या कर रहे हैं, आप भाव एवं विचारों को ग्रहण कर रहे हैं। और उसके बाद में आता है भाव एवं विचारों का सृजन, यानी पहले प्रकाशन होता है, फिर ग्रहण होता है और फिर सृजन होता है। इस तरह की चर्चा के बाद, कविता की कुछ पंक्तियां सुनने के बाद आप में से बहुत सारे लोग कुछ सृजन करेंगे, कुछ नया साहित्य रचेंगे, कुछ लिखेंगे। वो होता है भाव एवं विचार सृजन। तो कविता का जो महत्व है वो मुख्य रूप से इस प्रकार से है कि भाव एवं विचारों का प्रकाशन, भाव एवं विचारों का ग्रहण और भाव एवं विचारों का सृजन। कविता मनुष्य के मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक विकास में सहायता प्रदान करती है। मनुष्य की स्वाभाविक आत्मा अभिव्यक्ति का विकास कविता के द्वारा ही होता है। कविता शिक्षण के महत्व की हम बात कर रहे थे, तो हम चर्चा में आगे आपके साथ में अपने विचारों को बांटना चाहूंगी। कविताओं के माध्यम से विद्यार्थियों की भावनाओं को विकसित कर एवं परिष्कृत किया जाता है। कविता के द्वारा प्रेम, दया, जिन्हें हम संवेग कहते हैं साहित्य की भाषा में, तो कविता के द्वारा प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, शौर्य, साहस, हर्ष और पराक्रम की प्रवृत्ति को जागृत किया जा सकता है। मनुष्य की कल्पना शक्ति के संवर्धन और विकास के साथ साथ कविता विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और सांत्वना का संचार करती है, प्रदान करती है। कविता के महत्व को स्पष्ट करते हुए हाइड्रो ने लिखा है, यदि हम विद्यार्थियों में सौंदर्य और संवेदना को उत्पन्न कर सके, जिससे वे सभी वस्तुओं, पदार्थों में सौंदर्य की ओर स्वाभाविक रूप से उन्मुख हो सकेंगे, ध्वनि और दृश्य में, विचार एवं कार्य में भी शिक्षा के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। यह हाइड्रो महोदय कहते हैं कि यदि विद्यार्थियों में सौंदर्य और संवेदना को उत्पन्न कर सके, जिससे वे वस्तुओं, पदार्थों और सौंदर्य को स्वाभाविक रूप से उनकी तरफ उन्मुख हो सके, और ध्वनि और दृश्य में, विचार और कार्य में भी शिक्षा के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कविता के महत्व के बारे में हमने बात किया।
और अब हम चर्चा करेंगे कविता शिक्षण के उद्देश्य। यानी जब कविता शिक्षण कराया जाता है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर और उच्च शिक्षा में जब काव्य शिक्षण कराया जाता है, कविता का शिक्षण कराया जाता है, तो उसके मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? क्योंकि कोई भी कार्य, और विशेष रूप से जब हम शिक्षण अधिगम की बात करते हैं, पठन पाठन की बात करते हैं, तो वहाँ पे किसी भी कार्य को करने के उसके पीछे कोई उद्देश्य निहित होता है। तो कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य के बाद में आता है विषयागत उद्देश्य, फिर भाषागत उद्देश्य और फिर भावागत उद्देश्य। इस प्रकार से जब कविता शिक्षण के उद्देश्य की बातें कर रहे हैं तो 4 प्रकार के उद्देश्यों में हमने चार चरणों में, 4 भागों में, 4 बिंदुओं के तहत हमने उसके उद्देश्यों को बांटा है, जिसमें कौशलात्मक, विषयागत, भाषागत और भावागत उद्देश्य है। कविता शिक्षण के मूल उद्देश्य जो ये 4 हमने कहा, उनमें अब यदि इनको थोड़ा सा और मैं समझाना चाहूँ आपको, तो कौशलात्मक का मतलब है कौशल, जो हमारे 4 कौशल है। कौन कौन से कौशल है? श्रवण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल और पठन कौशल। तो जो भाषा के जो कौशल है, सबसे पहले उनमें उनको प्राप्त करना। विषयागत, कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है, उस विषय के उद्देश्यों को प्राप्त करना। फिर भाषागत, भाषा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, उनको प्राप्त करना। और भावागत, भाव और विचार क्या आ रहे हैं, वो उद्देश्य। तो कविता शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, उनमें भी यदि हम इसको और विस्तार से समझें और इसके मूल उद्देश्यों की बात करें, तो यहाँ पे है कि विद्यार्थियों में काव्य और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये काव्य शिक्षण का मूल उद्देश्य है। विद्यार्थियों में काव्य एवं साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी हम इस तरह का शिक्षण करवाएं जब हम कक्ष के जो विद्यार्थी है उनमें काव्य और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए। विद्यार्थियों को कविता का अर्थ ग्रहण कर रसानुभूति के योग्य बनाना। कविता मैंने वाचन कर दिया, लेकिन उस कविता का विद्यार्थी उसके अर्थ को ग्रहण कर पाए, उसे आत्मसात कर पाए, उसे समझ पाए, और समझ करके रसानुभूति के योग्य, यानी रसानुभूति मतलब कि विद्यार्थियों को उस कविता में तब तक आनंद नहीं आएगा जब तक वो उसका अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे, और अगर अर्थ ग्रहण करने योग्य हमने बना दिया तो वो उसमें आनंद लेने लगेंगे। रसानुभूति के उपरांत काव्य में समाहित सौंदर्य की अनुभूति करने योग्य बनाना, यानी रस की अनुभूति तो हो ही रही है, लेकिन साथ साथ में सौंदर्य की अनुभूति भी करवाना, कि सुंदरता, वो जो पंक्तियां हैं, वो जो भाव हैं, जो विचार हैं हमारे, जो कविता की आत्मा है, उसमें उसको सुंदरता को, उसमें सुंदरता को, ये बाहरी सुंदरता की बात नहीं कर रहे हैं हम, भाषा की सुंदरता की बात कर रहे हैं हम, भावों की सुंदरता की बात कर रहे हैं हम, विचारों की सुंदरता की बात कर रहे हैं हम, काव्य की सुंदरता की बात कर रहे हैं, और हम साहित्य की सुंदरता की बात कर रहे हैं। विद्यार्थी काव्य पाठ के उपरांत अपने शब्दों में उसका अर्थ एवं भाव समझने की योग्यता प्राप्त कर सके, यानी काव्य पाठ यदि हो गया, उसके बाद में विद्यार्थी उसका अर्थ और भाव समझने की योग्यता प्राप्त कर सके। कैसे? अपने शब्दों में उनको समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है और क्या इसमें समझना है और इसका भाव क्या है। क्योंकि देखिए, काव्य जो होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ उपमा भी होती है, वहाँ अलंकार भी होते हैं, है ना, वहाँ पे व्यंजना भी होती है, तो व्यंग्य भी होते हैं, तो उसको अर्थ को भी समझे और उसके भाव को भी समझे, है ना। जैसे कहा गया है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो ये जो है इसका अर्थ भी समझना और इसके भाव को भी समझना। कविता के द्वारा विद्यार्थियों को मानव जीवन के विविध पक्षों का ज्ञान करवाना, यानी मानव जीवन के विविध पक्ष है। मानव जीवन में कविता में विशेष रूप से संवेगों की बात की जाती है, और संवेगों में जो हर्ष है, विषाद है, क्रोध है, दया है, करुणा है, ममता है, ये सारी चीजें हैं, इनके पक्षों को समझना। कविताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को देश, समाज, संस्कृति, धर्म
और दर्शन से परिचित कराया जा सकता है। यानी कविताएं वो होती हैं, वो देश भक्ति से प्रदान होती है, देश के बारे में होती हैं, समाज पर आधारित होती हैं, हमारी संस्कृति को केंद्र में रख करके उनकी रचना होती है, धर्म उनमें होता है और दर्शन होता है। ऐसे ही विद्यार्थी की सृजनात्मक शक्तियों का विकास कर उन्हें कविता शिक्षण के लिए प्रेरित करना। यानी विद्यार्थी जो है, अभी जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि सबसे पहले क्या है, भाव प्रकाशन, विचार प्रकाशन, फिर है भाव ग्रहण और विचार ग्रहण, और तदुपरांत आता है भाव और विचार सृजन। तो विद्यार्थी की जो सृजनात्मक शक्ति है, यानी किसी चीज को सुन करके, किसी चीज को पढ़ करके, वो जब किसी नए गद्य पद्य का जब सृजन करता है, कुछ लेखन करता है, कुछ काव्य करता है, कुछ पंक्तियां लिखता है, तुकबंदी करता है, तो सृजनात्मक शक्तियां जो उसके का विकास करके कविता शिक्षण के लिए प्रेरित किया जाता है। ये भी कविता शिक्षण का एक उद्देश्य है। विद्यार्थियों को विभिन्न काव्य शैलियों से परिचित करवाना। देखिए, प्राचीन काल से काव्य तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अब विभिन्न शैली सबकी, जब हम काका हासरथ की बात कर रहे थे तो हम देखते थे कि उनकी अपनी एक शैली थी। यदि हम अशोक चक्रधर जी की बात करते हैं तो उनकी अलग शैली है। यदि हम हरिवंश राय बच्चन जी की बात करते हैं तो उनकी अलग शैली थी। यदि हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी की बात करते हैं तो उनकी अलग शैली थी। तो जो विभिन्न कालों में विभिन्न जो कवि हुए हैं या काव्य को पहचानने वाले लोग हुए हैं, सबकी अपनी अपनी अलग शैलियाँ हैं। यदि आज हम वर्तमान के इनकी बात करते हैं तो इनकी अपनी अलग शैलियाँ हैं। तो शैलियों से परिचित कराना। मनोयोग से काव्य श्रवण के लिए तैयार करना। मनोयोग यानी मन लगा करके, मन के साथ में, मन प्लस योग, मन के साथ में, इच्छा से, है ना, स्वेच्छा से काव्य श्रवण के लिए तैयार करना। विद्यार्थियों की कल्पना क्षमता को विकसित करने का प्रयास करना। यानी विद्यार्थी जब उनके सामने जब भावों का, विचारों का प्रकाशन होता है और जब वो भाव और विचार ग्रहण करते हैं, उसके बाद में उनकी जो कल्पना शक्ति है उसको विकसित करने का कार्य भी कविता शिक्षण के दौरान कराया जाता है। विद्यार्थी अपने भावों, विचारों और कल्पनाओं को काव्य के माध्यम से मूर्त रूप देने योग्य बना सके, ये भी काव्य शिक्षण का एक मूल उद्देश्य है। विभिन्न कवियों की कविताओं का पाठ करके उनकी शैली को समझने की योग्यता का विकास तथा उनके समकक्ष अपनी कल्पनाओं, भावों एवं विचारों को काव्य के रूप में लिख सके, इस कलांग में पारंगत करना। तो ये जो हमारा मूल उद्देश्य में हमने बात करी विभिन्न कवियों की, जैसे मैं पद्मश्री प्रोफेसर रमाकांत शुक्ला जी की बात करना चाहूँगी। उनकी जो हिंदी और संस्कृत की कविताएं हैं, उनकी अपनी एक शैली है। तो उस शैली को समझने की योग्यता विकसित करना और उसके समकक्ष अपनी कल्पनाओं, भावों और विचारों को काव्य रूप में लिख सके, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आज का जो हमारा ये काव्य शिक्षण की चर्चा को लेकर के, मैं काव्य शिक्षण, हिंदी भाषा में काव्य शिक्षण है, इसको लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। उसमें हमने जो विभिन्न विद्वानों ने हमें काव्य क्या है उसकी परिभाषा दी, उस पर हमने चर्चा करी। और कविता के जो दो शिक्षण के पक्ष हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष, उस पर हमने विचार विमर्श किया। कविता का महत्व क्या है, मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि कविता का महत्व है भाव एवं विचार प्रकाशन, भाव एवं विचार ग्रहण और भाव और विचार सृजन। उस पर हम थोड़ा सा समझ पाए कि वो क्या है। और उसके बाद में जो कविता का महत्व है उसको समझने के बाद में हमने कविता शिक्षण के उद्देश्यों में हमने कौशलात्मक, विषयागत, भाषागत और भावगत की बात करी। और तद उपरांत हमने कविता शिक्षण के मूल उद्देश्य क्या है उस पर हमने चर्चा करी। और इस चर्चा के साथ ही साथ में हम अब कविता शिक्षण के सौंदर्य बोध तत्व हैं, जैसे नाद ध्वनि सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य, विचार सौंदर्य, भाव सौंदर्य और शैली सौंदर्य, इस पर हमने चर्चा करी। और इस चर्चा के बाद में ये जो है हम इसको आगे के जो हमारे
व्याख्यान होंगे उसमें हम इसको और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको कविता शिक्षण के उद्देश्य, कविता शिक्षण का महत्व और कविता शिक्षण क्या है, काव्य क्या है और काव्य के शिक्षण पक्ष कौन से हैं, ये आप समझ पाए होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।